बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व सदक़ रसूलिन नबील करीम। एसआईओ यूपी सेंट्रल के ज़िम्मेदारान और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मुख्तलिफ मक़ामात से इस प्रोग्राम को समाअत फरमाने वाले अज़ीज़ दोस्तों, उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे लिए एक वालेकुम सलाम। खुशी और मसरत का मौका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पैंडेमिक जैसे माहौल में भी मतलब हम बिल्कुल दूर दूर रहने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ हैसियतों से एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, तबादिल ख्याल करने का अल्लाह ताला ने मौका इनायत किया है। इसी के साथ साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो है इस वबा को इस दुनिया से खातिमा फरमाए। बहुत सारे चीज़ें रखने को जी चाह रहा है, लेकिन जिस उन्वान के तहत जो चीज़ें रिलेवेंट होगी वही चीज़ें आपके सामने रखने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जहाँ पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि पैंडेमिक जैसे माहौल, ये जो पैंडेमिक वायरस की वजह से है, इसको इस दुनिया से खातिमा फरमा। तो ये एक अहम पहलू बन गया है लोगों की ज़िंदगियों में, और इसकी वजह से पूरा माशरा डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्बेंस में एक चीज़ जो है आपके सर्वाइवल की है। आपको जो हम सबको, आपसे मुराद सिर्फ आप जो सुन रहे हैं वो नहीं है कि, लेकिन हम सब जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी, अ, हम सब के लिए जो है ये वबा और ये पैंडेमिक की वजह से जो बहरान हुआ है, जो डिस्टर्बेंसेस आई हैं, उसमें इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर आप पूरी दुनिया का जायज़ा आप लेंगे, पूरी दुनिया में भी इसके ज़रिए से नुकसानात हुए हैं, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान में भी -7.3 यहाँ का जीडीपी हो गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब जीडीपी माइनस में है, तो यहाँ के लोगों की जॉब तो जानी ही है, और जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस में उतार-चढ़ाव तो होना ही है। तो ऐसे तमाम ये पूरे सिनेरियो में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस में हम अपने आप को हम अपने आप का कैसे सर्वाइवल करें, हम अपने अपने आप में पैरों में कैसा ठहरें, इन चीज़ों पर कुछ गुफ्तगू रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, उस पे भी हम बात करेंगे, और इस ज़िमन में कुरान और हदीस से हमको क्या रहनुमाई मिलती है, वो चीज़ों पर भी थोड़ा गौर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्राइसिस तो आप समझते हैं कि क्राइसिस मतलब जो है ऐसे हालात आ जाते हैं जहाँ पर आप हर 4 तरफ से आपको जकड़ दिया जाएगा, और वहाँ से आपको निकलना नामुमकिन जैसा लगेगा। बहुत मुश्किल आपको होगी कि वहाँ पे मतलब आपको फ्रस्ट्रेट जैसा होंगे, या फिर सफोकेशन जैसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके की क्राइसिस होती हैं। वो क्राइसिस में बाज़ लोग कहेंगे कि हमारे पास टाइम का क्राइसिस है, वक़्त नहीं मिल पाता है। अक्सर तंज़ीमी दोस्त हमारे ये कहते हैं, तहरीकी दोस्त ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, काम करने के लिए वक़्त नहीं मिलता है। वो टाइम क्राइसिस हो सकता है। तो टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट पर गुफ्तगू होती है। बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय का इज़हार करते हैं। उसी तरीके से मुख्तलिफ क्राइसिस हो सकती है। एजुकेशन में क्राइसिस हो सकती है। आज की जो एजुकेशन की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें भी क्राइसिस है। कई ऐसे इदारे होंगे आपके अतराफ-अफ़नाक में जहाँ पर आप रहते हैं, वो अभी फिर से रीस्टार्ट, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रीस्टार्ट होंगे, तो वो शुरू करने के मौक़ूफ़ में नहीं होंगे। बिकॉज़ जितना उनका सरमाया था वो पूरा अभी उसमें ख़त्म हो गया है, या फिर वो और कर्ज़ों पर है, जिसकी रेंटेड बिल्डिंग्स है, वो भी और मसाइल में है। तो एजुकेशन वाला पूरा डोमेन भी क्राइसिस में है। इस तरीके के आप जितने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, डोमेन्स को, अलग-अलग चीज़ों को लेंगे, पूरी चीज़ें कहीं न कहीं आपको ये महसूस होगा कि ये क्राइसिस में है। तो ये तमाम चीज़ों का कनेक्शन जाकर मिलता है आपकी इकोनॉमी से। आप छोटे से छोटा काम भी यहाँ पर करते हैं। आप अपने मतलब कोई एक छोटी दुकान को जाकर आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं, तो उस पर आप टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स आपका कंट्रीब्यूट होता है लार्जर, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन होगा।
मतलब आप जो एक छोटी से छोटी चीज भी खरीदते हैं तो उस पर जो आप टैक्स पे करते हैं वो टैक्स जाकर आपके जीडीपी को इम्पैक्ट करता है। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो ये चेन सप्लाई जो चेन है वो रुक गई थी। उसके नतीजे में मनी का फ्लो नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कई डिपार्टमेंट्स पूरे बंद थे। तो इन तमाम चीजों में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है। जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुई है तो इकोनॉमिक क्राइसिस से का जो सोल्यूशन, हम कहते हैं ना अक्सर, जो तहरीकी हमारे दोस्त हैं या रफ़क़ा हैं, ये कहते हैं कि इस्लाम कुरान जो है हमको हर मसले का हल प्रोवाइड करता है। जितने भी मसाइल हमारे पास होंगे उन तमाम मसाइल का हल पेश करता है। तो उसी तरीके से जब इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस में हमको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? कैसे हम यहाँ कुरान हमको कैसे रहनुमाई करता है? इसकी हमारे पास कुरान से जो मिसाल मिलती है वो हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी जब वो जेल में थे तो मिस्र में जो है क्राइसिस हो गया था, क्राइसिस होने वाला था। तो उसकी पेशन गोई वो देते हैं कि वो उसका किस तरीके से वो उसको हल करते हैं, वो पूरा वाक़या है आपके सामने, आपको उसके बारे में अच्छे से मालूम है। मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है इसलिए आपके सामने लाने की कोशिश किया हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उस वक़्त के आने वाले क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है, वो पहले से इन्फॉर्म किए थे कि ये ऐसी क्राइसिस होने वाली है, तो इसको क्राइसिस से हम बचने के लिए हम किस तरीके से लाहे-अमल हमारा बनाना चाहिए, वो सॉल्यूशन उन्होंने पेश किया था वहाँ पर। आज हिंदुस्तान में भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये सिर्फ़ पैंडेमिक की वजह से नहीं है। अगर आप पैंडेमिक से पहले की भी सूरत-ए-हाल देखेंगे, वहाँ पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस थी। जब भी आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, बिज़नेस में कोई वो अच्छा खासा आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं, जीएसटी हो सकता है, डिमोनेटाइज़ेशन हो सकता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मीडिया वगैरह में बहसें हुई है, आप लोग वो तमाम चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। तो ये जो तमाम बैकग्राउंड है, ये पूरे चीज़ों को लेकर जो क्राइसिस हुई है, वो आज तो हम यूसुफ अलैहिस्सलाम तो क्राइसिस आने वाली है उसका सॉल्यूशन दिए हैं। लेकिन आज हम लोग जो है ऑलरेडी क्राइसिस में हैं। -7.3 जीडीपी जो है वो बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो ऑलरेडी वी आर इन क्राइसिस। तो ये क्राइसिस से हम कैसे बाहर निकलें, उस पर इंशाअल्लाह हम हमारी आगे की गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें एक छोटा वो वाक़या बताते हैं, वो तफ़सील है, बहुत बड़ी डिटेल में वो वाक़या है। मैं बहुत कट शॉर्ट करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो ये है कि अगर कोई बड़ी कश्ती सवार हो रही है समंदर में, उसमें 2 फ्लोर है, नीचे का 1 फ्लोर है और ऊपर का फ्लोर है। तो अगर ऊपर के फ्लोर में जो जो रहने वाले हैं, वो सेफ ज़ोन में हैं, क्योंकि वो ऊपर है। लेकिन नीचे के जो लोग रहने वाले हैं, उन उन वो जो है पानी से कनेक्टेड है। मतलब अगर वो जिस फ्लोर पे हैं, मतलब जो पानी से कनेक्टेड वाला है, अगर बोट को वहाँ पर सुराख हो जाती है, तो समंदर में पूरा पानी आ जाएगा, समंदर का पानी जो है बोट में आ जाएगा, वो कश्ती में आ जाएगा। तो उसकी मिसाल देते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर ऊपर वाले लोग जब इनको पानी का रिक्वायरमेंट है, या आप मान लीजिए ऊपर के फ्लोर में उनके पास सफिशिएंट पानी है पीने के लिए, वो आसानी से पानी पी सकते हैं, बरत सकते हैं। लेकिन नीचे वालों लोगों के पास पानी मौजूद नहीं है। जब उनके पास पानी मौजूद नहीं है, तो समंदर का पानी किसके करीब है? फर्स्ट फ्लोर वालों के करीब है या ग्राउंड फ्लोर वालों के करीब में? ज़ाहिर-सी बात है कि ग्राउंड फ्लोर वालों के करीब में है। अगर ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर वाले ग्राउंड फ्लोर वालों को अगर उनके पास जो रिज़र्व्ड पानी है, उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो नीचे वाले लोग क्या करेंगे? प्यास से मरेंगे तो नहीं, बगैर पानी के कैसे वो रहेंगे? तो वो पानी को हासिल करने के लिए नीचे अगर एक छोटी सुराख कर देंगे, जो कश्ती है, उस कश्ती में अगर छोटी-सी सुराख कर देंगे पानी के लिए, तो क्या होगा? वो नीचे का हिस्सा भी डूब जाएगा और धीरे-धीरे ऊपर वाले लोग भी डूब जाएँगे। तो वो उनको डूबने से बचाने के लिए ऊपर वालों की क्या ज़िम्मेदारी है? उनके पास रिसोर्सेस है, सफिशिएंट रिसोर्सेस है, पानी उनके पास मौजूद है, तो वो नीचे वालों को दें, वो नीचे वालों को प्रोवाइड करें। तो इससे ये वाक़ये से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझाना चाह रहे थे कि जिसके पास रिसोर्सेस है और जिसके पास नहीं है, तो वो अगर आपस में शेयर करेंगे, तो ये एक बड़ी क्राइसिस से वो बाहर निकल सकते हैं।
اگر اوپر والے لوگ نیچے والوں کو پانی پرووائڈ نہیں کریں گے تو وہ پانی کے لیے کیا کریں گے؟ ادھر ادھر جتنا ان کے پاس اویلیبل ہے اس کو استعمال کریں گے، پھر پانی حاصل کرنے کے لیے کشتی کو سوراخ کر دیں گے۔ اگر کشتی میں سوراخ پڑتی ہے تو پوری کشتی ڈوب جائے گی، تو وہ ڈوبے گی تو پورے کے پورے وہ چلے جائیں گے، پورے کے پورے کرائسس میں ملوث ہو جائیں گے۔ ابھی جو بیسک کرائسس ہے وہ گراؤنڈ فلور والوں کا ہے، ان کے پاس پانی نہیں، اوپر والے پرووائڈ کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آج بھی جو کرائسس میں ہم ہے، تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اس واقعے سے، کہ ہم جو ہے جس کے پاس مال ہے وہ جس کے پاس نہیں ہے ان کو دیں، اور آپ کولیبوریشن میں کام کریں، کمپٹیشن میں نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ تو ہم تو سیف زون میں ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جس کے پاس نہیں ہے وہ محنت کریں، وہ کچھ بھی کریں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آج وہ کرائسس میں ہیں، تھوڑے دن جانے کے بعد آپ بھی وہ کرائسس میں آ جائیں گے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے یہ اکنامی والی کرائسس میں۔ اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے آج اگر آپ اکنامی سے ریلیٹڈ اگر بزنس اسٹینڈرڈ اور اس طریقے کے نیوز وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ آج جو دنیا میں بھی پھر بالخصوص ہندوستان میں بھی جو امیر طبقہ ہے ان کے پاس جتنے ریسورسز ہے اتنے ریسورسز یہاں کی آبادی کے ایک 3-4% کے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ یہاں کی پوری آبادی جو جس ریسورسز کے ساتھ سکون سے جی سکتی ہے اتنے ریسورسز صرف چند لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ ہماری جو اکنامی ہے یہ کیپٹلسٹک سسٹم کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، کارپوریٹس کے ہاتھ میں ہے، تو جو پیسے والا ہے وہ اور مزید پیسے والا ہو رہا ہے، جو غریب ہے تو اور غریب ہو رہا ہے۔ تو جو مڈل کلاس مین تھے کہ وہ تو ہمیشہ مڈل کلاس میں ہی رہیں گے۔ تو یہ جو مسائل ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے جس کے پاس ریسورسز اویلیبل ہے وہ جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے ان کو دے، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کریں۔ تو یہ ایک بہترین جو پرنسپل ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ملتا ہے کہ ہم آپس میں کولیبوریٹ کر کے اس کرائسس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ تو رہی ایک پرنسپل لیول کی بات۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ پریکٹیکل چیزوں پر ہم انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں، انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں، سروائیول کی بات کرتے ہیں، جب ہم سروائیو ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ سروائیول مطلب آپ کو جو ہے اپنے ارننگ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے محنت کرنا۔ اب اس پہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ آئے کہ ہمارا رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے لیے ہم کیوں محنت کریں، ہم کیوں جدوجہد کریں؟ تو یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو رزق دینے والا ہے، لیکن وہ کس ذریعے سے آئے گا وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم حلال ذریعے سے اس کو کمائیں گے یا حرام ذریعے سے ہم اس کو کمائیں گے، ہم کیسے محنت کر کے اس کو کماتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ دے گا تو اللہ تعالیٰ ہی، لیکن ہم کو جد و جہد کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ تو جب ہم انٹرپرینیورشپ کی جب بات کرتے ہیں تو جو حلال رزق کمانے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ کیسے ایگزیکیوٹ کریں اس سے پہلے بھی کچھ پرنسپلس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی جو ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملتے ہیں، اور عام جو انٹرپرینیورشپ پر یا اس طریقے کے چیزوں پر جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں تو ان کے بھی کچھ تاثرات اسی طریقے کے ہیں، لیکن میں یہ چیزیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلا جو بزنس کے لیے یا پھر انٹرپرینیورشپ کے لیے جو ہم کو سوچنے کی بات ہے، اس میں 3 بنیادی چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، کچھ بھی ہو وہ کسی بھی طریقے کا کام ہو اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں۔ اس کو جو ہے آج وہ چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن کل جا کر اسی کی بیس پر آپ اس کو بہت اونچے لیول پر لے جا سکتے ہیں، ایک بڑے لیول پر آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، وقت کا نبی، اور تمام انبیاء میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی بندہ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے قریبی، جس سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اسی لیے
दुनिया में सबसे आखिर में आने वाली जो उम्मत है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और जन्नत में सबसे पहले जाने वाली उम्मत भी जो है हमको ये करार दिया गया है। तो इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला करता है। तो ऐसा बंदा क्या काम किए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कोई कंपनी में उनकी जॉब थी या व्हाइट कॉलर जॉब थी उनको? नहीं, वो एक छोटे से जो है मतलब छोटे से मतलब मैं कोई वो काम को घटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के माहौल में, आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो बकरी चराने वाले, वो अपने चाचा के साथ बकरी चराने जाते थे, अपने नौजवानी की उम्र में। जब धीरे-धीरे उनकी उम्र जो है मैच्योरिटी की तरफ आई है, 25-30 साल की जब उनकी उम्र थी, वो किसका बिज़नेस सँभाले हैं? पहले तो बकरे चराए, मतलब एक लेबर का काम किए हैं। एक जो है छोटे डेली वेज अर्नर जिसको हम बोलते हैं, जो मोटे मास लैंग्वेज में अगर हम वो कहेंगे, कूली जिसे कहा जाता है। दिन भर थके मेहनत करेंगे तो शाम को कुछ मिलेगा, इस तरीके। तो दिन भर जाकर वो बकरों को चराते थे। फिर अगर आप देखेंगे कुछ दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो है बिज़नेस सँभालने वाले बने थे। वो कई का बिज़नेस था? वो कपड़ों का बिज़नेस था। उस कपड़ों के बिज़नेस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ पर वो इंचार्ज थे। इनिशियल डेज़ में तो वो इंचार्ज थे। जब धीरे-धीरे खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो है उनके ऊपर एतमाद, भरोसा बढ़ गया है, तो पूरे का पूरा बिज़नेस उनके हाथ में रखकर चला रही। फिर बाद में उनसे निकाह होता है, वो एक अलग बहस है। तो मैं यहाँ पर ये बात बताना बताना चाह रहा था आप लोग को कि किसी भी काम को हम छोटा ना समझें। मेहनत करना, मशक्कत करना, जिद्दोजहद करना, जितना आपको नीचे उतर के काम करना है, उतना ग्राउंड पे आइए, फील्ड पे आइए। तो आपको तजुर्बा भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, मार्केट भी मालूम होगी, तमाम चीज़ें मालूम होंगी। सबसे पहला उसूल बिज़नेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यही है। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। कभी-कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपका ऑफ़िस को झाड़ने वाला नहीं आएगा, तो आपको झाड़ू लेकर झाड़ना पड़ेगा। तो ये कैफ़ियत अगर हमारे पास होगी, हम इतने लेवल पर भी जाकर अगर हम काम कर सकते हैं, तो ये हमारे अंदर इस तरीके की सलाहियत अगर हमारे अंदर होगी, तो बिज़नेस में इंशाल्लाह हम आसानी से कामयाब हो सकते हैं। दूसरी चीज़, सदाकत और अमानतदारी हो बिज़नेस में। ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 अलक़ाब थे, सच्चाई, ईमानदारी। आप बिज़नेस में सच बोलें और अमानतदारी के साथ आप बिज़नेस करें। कोई उसमें धोखाबाज़ी ना हो। आजकल बाज़ार में क्या होता है, तराजू जो तौलते हैं उसमें धोखा देते हैं। कुछ खराब चीज़ को भी जो है अच्छे उसमें मिलाकर बेच देते हैं, मिलावट करके बेचते हैं। इस तरीके का धोखा होता है। और कोई काम करने वाले लोग हों, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो कहेंगे कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, लेकिन 2 महीने तक कभी सताते हैं, 20 दिन तक सताते हैं, 10 दिन तक सताते हैं। ऐसा ना हो। आप अगर काम जो है 4 दिन में कर सकते हैं, तो आप 5 दिन का वक़्त लीजिए उनसे। लेकिन 4 दिन 5 दिन के अंदर ही डिलीवर कर दीजिए। 3 दिन में ही डिलीवर करिए, 4 दिन में ही डिलीवर करिए। तो इससे आप पर भरोसा बढ़ता है लोगों का। आपको ट्रस्ट करने वाले बन जाएँगे लोग। तो आप जो बात कहे हैं वो सच साबित होगी लोगों के सामने। तो आपके जो कैरेक्टर में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अच्छे से बात करना है, अच्छे से पेश आना, ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह है, वो तो करना चाहिए। लेकिन बिज़नेस की जो उसूल है, उसमें आप सादिक रहें और अमानतदारी से काम करें। तो इसमें बिलख़ुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल रहेगी। ये दूसरा जो अहम इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने रखना था। तीसरी जो अहम चीज़ बिज़नेस में हमको मिलती है, वो ये है कि हम बड़ा नेटवर्क बनाएँ। हमारा नेटवर्क बड़ा हो और मार्जिन कम से कम हो। समझ में आई बात आपको? हमारा मार्जिन कम हो और नेटवर्क बड़ा हो। इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा और कम से कम मार्जिन होगा, तो आपको जो है फ़ायदा ज़्यादा होगा, माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। इसकी मिसाल भी मैं जो है आपको एक छोटे से मतलब मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन। बाज़ू-बाज़ू में अगर 2 दुकान हैं, तो एक मोबाइल शॉप वाला हर दिन वो 10 मोबाइल बेचता है मिसाल के तौर पे, और उसको हर मोबाइल के ऊपर ₹100 इनकम है, मार्जिन उसको मिलता है। उसके बगल में ही एक और मोबाइल फ़ोन सेल करने वाला है। अब वो फ़र्द जो है डेली 100 मोबाइल बेचता है और हर मोबाइल पे उसको सिर्फ़ ₹10 का मार्जिन है।
تو دونوں میں سے بہتر بزنس مین کون ہے؟ آج کے ماحول کے اعتبار سے لوگ بولیں گے جو 10 موبائل بیچ کر 1000 روپیہ کماتا ہے وہ سمارٹ آدمی ہے، کم محنت میں زیادہ انکم ہے۔ لیکن یہاں پر 100 دن بھر 100 موبائل بیچتا ہے اور جو ہے وہی 1000 روپے اس کے برابر ہی کماتا ہے۔ تو جو سمارٹ والی دنیا میں، ڈیجیٹل والی دنیا میں جو سمارٹ لوگ ہیں وہ اس آدمی کو غلط سمجھتے ہیں اور اس آدمی کو صحیح سمجھتے ہیں، جو دن میں 1000 روپے کماتا ہے صرف 100 موبائل بیچ کر۔ لیکن اس کو ایک اور پہلو سے آپ دیکھیے، وہ یہ ہے اگر یہاں پر جو 10 کسٹمرز ہے اس میں سے اگر ایک کسٹمر ناراض ہو جائے گا تو ان کو 100 روپے کا نقصان ہوگا، 100 روپیہ ان کا کم ہو جائے گا، اور جو ہے وہ ان کا 10% ان کے انکم میں ڈکریمنٹ آئے گا، 10%۔ اور وہی یہاں پر اگر ایک کسٹمر یہاں پر ان کا ناراض ہو گیا کسی وجہ سے، تو اس کو موبائل پسند نہیں آیا یا سروس پسند نہیں آئی، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، آئیڈیلی تو ایسا ہوگا نہیں کہ جتنے آپ کے کسٹمر سے پورے کے پورے آپ کے ساتھ سیٹسفائی ہوں، کوئی ایک اس کی غلطی کی وجہ سے یا ہماری غلطی کی وجہ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ پہلے والے کیس میں اگر ایک کسٹمر ناراض ہوتا ہے تو 10% اس کا نقصان ہے، 100 روپے اس کے کم ہو گئے انکم میں سے۔ اگر دوسرے کیس میں اگر کوئی ایک کسٹمر ناراض ہوتا ہے تو صرف 10 روپے کم ہوں گے اور 1% ان کے انکم میں کمی ہوگی۔ اب کون اچھا ہے بتائیے آپ؟ جس کے پاس زیادہ نیٹ ورک ہے وہ اچھا ہے یا جس کے پاس کم نیٹ ورک ہے وہ اچھا ہے؟ ایک خصوصیت ہے اس کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر اس کو صرف 10 کسٹمرز ہے، 10 لوگ اگر جا کر باہر اس کی پبلسٹی کریں گے، 10 لوگ اگر 10 لوگوں کو بولیں گے تو زیادہ سے زیادہ 100 لوگوں تک پہنچیں گے، یا ان کے پاس تو 100 لوگ ہے، 100 لوگ جا کر ہر آدمی 10 لوگوں کو بولے گا تو وہ 1000 لوگوں تک پہنچے گا۔ یہاں پر پبلسٹی زیادہ ہوگی آپ کی، چونکہ آپ امانت دار ہے، آپ سچے ہیں، تو آپ کی امانت داری کی چرچا جو ہے موت پبلسٹی سے ہوگی، یہاں پر ویسے نہیں ہوگی بھی، یہاں پر بھی آپ امانت داری سے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا نیٹ ورک چھوٹا ہے، یہاں پر آپ کا نیٹ ورک بڑا ہے، دور دور تک آپ کی پہنچ ہوگی، تو آپ کے جو بزنس ہے اس کو پروموٹ کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں آپ کو بہت سہولت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھرڈ پرنسپل ہے کہ ہم کم مارجن رکھیں اور بڑا نیٹ ورک بنانے کی کوشش کریں، یہ ہمارا پرنسپل ہونا چاہیے۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں بزنس اور انٹرپرینیورشپ کے لیے۔ ایک، آپ جو ہے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھے۔ نمبر 2، آپ جو ہے صداقت اور امانت داری کے ساتھ بزنس کریں۔ نمبر 3، آپ جو ہے کم مارجن رکھیں اور زیادہ بڑا نیٹ ورک بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ 3 چیزیں رکھ کر میں اپنی گفتگو کو اس پروگرام کی جو اہم خصوصیت ہے اور میری گفتگو کا آخری حصہ ہوگا، اس میں کچھ پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ دینی مدارس کے بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس پر فوکس کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا، چونکہ ابھی جو پینڈیمک چل رہا ہے، اس پینڈیمک کے دور میں، اس ماحول میں جب ہم جی ڈی پی کو دیکھتے ہیں، کسی بھی بزنس میں جا کر وہاں پر انویسٹ کر کے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس فیلڈ کے لوگ آپ کو نراش کر دیں گے، وہ بولیں گے نہیں بھائی یہ بزنس پورا ٹھپ پڑا ہوا ہے، آپ اس میں مت آئیے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جو بھی فیلڈ میں جائیے لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن میری انالیسس ہے، میرا ماننا ہے، اور مختلف چیزوں کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ اور اس کا ایک پروف بھی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ پوری جی ڈی پی کو اٹھا کر دیکھیے، جب -7.3 جی ڈی پی ہے تو اس کا ڈسکشن ہو رہا تھا میڈیا میں، تو ہر سیکٹر میں مائنس میں ہی جی ڈی پی تھا، صرف ایک ہی سیکٹر میں جی ڈی پی جو ہے پلس میں تھا، 1 یا 2 سیکٹر میں۔ کون سا سیکٹر ہے آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا؟ وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ ایگریکلچر سے مراد بیسک ایسینشیل گوڈز جو ہے، کھانے پینے کی چیزیں، فوڈ انڈسٹری جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی فیلڈ تھی جس میں آپ کا جی ڈی پی +3 تھا، باقی جتنے ڈپارٹمنٹس تھے، جتنے ڈومینس تھے، سب کا ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ابھی سیکنڈ ویو میں تھوڑا میڈیکل والی فیلڈ بھی جو ہے آگے بڑھی ہے، اس کا بھی جی ڈی پی میں ایک پازیٹیو پہلو محسوس ہوتا ہے، تو وہ ہماری ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے، بلکہ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جو ایگریکلچر والا جو سیکٹر ہے، فوڈ انڈسٹری جو ہے، مطلب کھانے پینے والی چیزیں، آپ لاک ڈاؤن ہونے دیجئے، کچھ بھی ہونے دیجئے،
آپ کھانا نہیں روکے ہیں, آپ کا پیٹ نہیں رکا ہے. تو یہ تو ہر کسی کے ضرورت والی چیزیں ہیں. تو یہ ضرورت والی چیزوں کو ہم فوکس کریں آنے والے 1.5-2 سال تک, جب تک یہ اکنامک کرائسس ختم نہیں ہوگی, یا پھر یہ وبا والا جو کیفیت ہے, ابھی سیکنڈ ویو ہو گیا ہے, تھرڈ ویو کے بھی امکانات ہیں, اس طریقے کا ڈسکشن میڈیا میں چل رہا ہے. تو ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا سیف زون میں رکھیں. ہم کچھ بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے بیسک کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم خریدتے ہیں تو اس پہ کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور چھان بین کے جو ہے اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, پھر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو میرا آپ لوگ سے ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی بزنس فوری طور پر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے فوڈ انڈسٹری یا پھر بیسک ایگریکلچر سیکٹر والی چیزوں کو پریورٹی میں رکھیے. دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے چیزیں نہیں کرنا ہے, آئی ٹی میں نہیں جانا ہے یا ٹیچنگ میں نہیں جانا ہے, یہ اس طریقے کا نہیں کرنا ہے, ایسا کچھ ایسا نہیں ہے. آپ ایجوکیشن فیلڈ میں نہیں جانا ہے, ایسے نہیں کر رہا ہوں. پریورٹی میں آپ جو ہے ان چیزوں کو رکھیے, چونکہ یہاں پر ایک یہ ٹریڈیشنل بزنس بھی ہے اور یہ انآرگنائز بھی ہے, کیونکہ ایگریکلچر والی چیزیں, کھانے پینے والی چیزیں جیسے چلتی ہے اس میں زیادہ آپ کو کوئی بڑی ہوٹل ہوگی تو ہی وہاں پر جی ایس ٹی وغیرہ ہوگا, لیکن دیگر جو چھوٹے چھوٹے کرانہ شاپ ہو سکتا ہے, ترکاری سبزی منڈی ہو سکتی ہے, اس طریقے کی چیزیں, یہ انآرگنائز سیکٹر ہے, وہ ریگولر والی چیزوں میں کام ہوتا ہے آپ کا. تو اس میں ایک پریکٹیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مان لیجئے آپ کا ایک محلہ ہے جہاں پر 500 گھر ہوتے ہیں. ہم ایک ایگزامپل کے طور پر لیں گے اس کو. اگر کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں, کسی محلے میں 500 گاؤں ہیں, 500 گھر ہے, سوری 500 گھروں کے اطراف میں ان کے بیچ میں کچھ کرانہ شاپ ہوں گے, کہیں 10 کرانہ شاپ ہو سکتے ہیں, یا 20 ہو سکتے ہیں, یا 25 ہو سکتے ہیں, ہوں گے نا. تو جہاں پر ایک چھوٹا گاؤں ہے وہاں پر 10-12 کرانہ شاپ تو ہوتے ہیں. تو یہ 10-12 جو کرانہ شاپس ہے, ان کرانہ شاپس کو پروڈکٹس کہاں سے آتے ہیں, ان کو سامان کہاں سے آتا ہے, وہ کہیں ہول سیلر سے لے کر آتے ہیں. ایک بڑی مارکیٹ کو جائیں گے, وہ شہر کی طرف پہنچیں گے, وہ شہر میں جا کر وہاں سے بلک میں سامان اٹھا کر لائیں گے اور اپنی شاپ میں رکھ کر اس کو سیل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے کرانہ کا وہ چلتا ہے. تو آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ جو 20-25 جتنے بھی کرانہ ہوں گے وہاں پر, ان لوگوں سے ملاقات کریے, ان سے نیٹ ورک بنائیے اور ان کو بولیے کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہم مارکیٹ ریٹ سے آپ کو یہاں پر پرووائڈ کریں گے. جو مارکیٹ ریٹ ہے, جو ہول سیل میں آپ کو جو چیز ملتی ہے اسی ریٹ سے ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو اگر 20 میں سے اگر 10 دکان والے بھی مان لیے تو ہر دکان والے کو مثال کے طور پر ان کو گیہوں کا آٹا چاہیے. آپ کے یہاں روٹی زیادہ چلتی ہے تو آٹا وغیرہ بہت زیادہ وہ چلتا ہے, تو 10 دکان والوں کو کتنا گیہوں کا آٹا چاہیے ایک مہینے کے لیے. ایک دکان والا مثال کے طور پہ اگر وہ ایک ہفتے کے لیے 50 کلو کا بیگ منگاتا ہے تو 10 دکان والے کتنے منگائیں گے, تو 50 انٹو 10 ہو گئے, آپ کے 5 کنٹل آپ کو آٹا چاہیے. تو اگر آپ 5 کنٹل آٹا ایٹ اے ٹائم بازار سے اٹھاتے ہیں, جو 50 کلو اٹھاتا ہے اس کو اور اس کو دونوں کے بیچ میں بہت بڑی مارجن ہوتی ہے. جو 50 کلو اٹھانے والا ہے ان کے لیے ایک ریٹ ہوتا ہے, جو 500 کلو ایک دم اٹھائے گا ان کے لیے ایک ریٹ ہوتا ہے. تو جب آپ وہ لا کر ان سب کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو جو 50 کلو کا جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہی ریٹ سے آپ پرووائڈ کریے, لیکن آپ ان کو سروس دے رہے ہیں, سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ جا کر خریدنے کے بجائے آپ ان کے پاس لا کر ڈال رہے ہیں, تو وہ ضرور کہ آپ سے سروس لینا پسند کریں گے, کیونکہ ان کو دکان بند کرنا ہے یا پھر بازار جانا ہے, گاڑی پہ لے کے آنا ہے یا آٹو میں لے کر آنا ہے, یہ تمام ان کے ساتھ مسائل ہے. لیکن آپ یہ کام کریں گے تو 10 لوگوں کا کام اگر آپ اکیلے کرتے ہیں تو سب کا راشن آپ کے پاس آرڈر ہوگا. تو آپ کے ذہنوں میں بات آئے گی کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ کیا ہے, یہ مطلب کوئی بزنس کا آئیڈیا ہے کیا. یہ جسٹ انیشیٹو ہے آپ کا, یہ اصل نہیں ہے ہمارا. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا, 10 جو آپ کے کرانہ شاپ والوں سے جو کانٹیکٹ بنے گا وہ کانٹیکٹ بیس آپ کا نیٹ ورک بنے گا. جب آپ کے پاس نیٹ ورک بن جائے گا تو 10 لوگوں کو آپ اچھے سے سروس پرووائڈ کریں گے, تو امید ہے کہ 11واں بھی آئے گا, 12واں بھی آئے گا, 15واں بھی آئے گا, 20 لوگ بھی آپ کے کنیکشن میں آ سکتے ہیں. جب آپ کا نیٹ ورک بن جائے گا
آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے دکانوں میں گیہوں کا آٹا کتنا زیادہ ریکوائرڈ ہے، کتنا ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ بازار سے لانے کے بجائے، آپ کہیں اور سے ریڈی لا کر بیچنے کے بجائے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ جو ہے سیدھے سیدھے کھیتی سے یا کسان کے پاس جا کر گیہوں خرید سکتے ہیں اور اس کو آٹے میں تبدیل کریے اور پورے دکانوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کریے. تو یہ آپ کی ایک آٹا پروڈیوس کرنے والی ایک چھوٹی کمپنی آپ بنا سکتے ہیں. پہلے تو آپ جو ہے کرانہ شاپ میں مختلف چیزیں سپلائی کرنے والے تھے، لیکن اس کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا، آپ کوئی ایک پروڈکٹ کو لے کر اس کو پروڈکشن کرنے والے بنیں گے. تو آپ کا ایک سٹارٹ اپ ہوگا، لانگ رن میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑی انڈسٹری بن جائے. آپ ایک انڈسٹریلسٹ بن سکتے ہیں انشاءاللہ. دیکھنے میں تو چھوٹی چیز لگے گی، اس کے لیے بہت آپ کو محنت کرنا پڑے گا، لوگوں کرانہ شاپ والوں کو کنونس کرنا پڑے گا، اچھا مال ان کو پرووائڈ کرنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہے. تو یہ تو میں آٹا تو صرف ایک مثال لیا ہوں. اسی طریقے سے چینی ہو سکتی ہے، لال مرچ کا پاؤڈر ہو سکتا ہے، ہلدی ٹرمرک جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. مختلف ایسے چیزیں ہیں جس کو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو لا کر، اس کی کمپنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. صابن ہے، جو ہم منہ دھونے کے لیے، نہانے کے لیے جو صابن استعمال کرتے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے جو صابن استعمال کرتے ہیں. صابن بنانا بہت آسان ہے، اس کے بہت سارے ٹیکنیکس آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہوں گے. تو جو لوگ جو صابن بناتے ہیں، یہ مثال دینے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مان لیجیے کوئی ایک ایکس وائی زیڈ صابن ہے، وہ صابن کہیں گجرات میں مینوفیکچر ہوتا ہے، لیکن وہی صابن پورے انڈیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. جب وہ پورے انڈیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو وہ 3-4 روپے میں صابن بنتا ہے. بیسیکلی وہ 3-4 روپے کا صابن وہ وہاں کے پروڈکشن یونٹ سے لے کر وہ مارکیٹنگ والوں کے پاس آئے گا. مارکیٹنگ والوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنا کمیشن رکھ کر جو ہے اس کو ہول سیل ڈیلرز کو دیں گے. ہول سیل ڈیلرز اپنا مارجن رکھتے ہیں، وہ اپنا مارجن رکھ کے جو ہے ریٹیل شاپ والوں کو دیں گے. ڈسٹرکٹ وائز یا پھر سٹی وائز ڈسٹریبیوٹرز کو وہ دیں گے. ڈسٹریبیوٹرز اپنا مارجن رکھ کے ریٹیل شاپ والوں کو ڈالیں گے. ریٹیل شاپ و کرانہ شاپ یا جنرل سٹورز کے لوگ جو ہے اپنا مارجن رکھ کے آپ کو دیں گے. تو 3-4 روپے والی چیز 30-35 روپے میں آپ کو ملے گی. تو یہ جو بیچ میں جو لیئرز ہے، مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہے، پھر ان کے اوپر ہول سیل ڈیلرز ہے، ڈسٹریبیوٹرز ہے، پھر ریٹیلرز ہے، یہ 4-5 جو لیئرز ہے یہ کمیشن لینے والے ہیں. ان سب کے سلیب آپ ہٹا کر کم سے کم ریٹ میں آپ پروڈکٹ کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. چونکہ آپ کے محلے کا کام ہے، آپ جو گاؤں میں ہے وہاں پر پروڈیوس کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کو ہی کنزیوم کرانا ہے، آپ کہیں بھیجنا نہیں ہے. ٹریولنگ والی چیزیں اس پہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں، جو چیز آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، جو باہر سے لانا ہے اس کو تو لانا ہی پڑے گا، اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا until and unless you can provide some alternative. لیکن جو چیز آپ کر سکتے ہیں، اس طریقے کی چیزوں کو اگر آپ پروڈکشن کریں گے تو آپ کے یہاں آپ امپلائمنٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں کم سے کم ریٹ میں بھی پیش کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض پروڈکٹس ایسے ہوں گے جو مارکیٹ ریٹ سے بھی آپ کو زیادہ میں بنیں گے شروع میں، لیکن آپ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریے کہ لانگ رن میں ہم جو ہے اس کو ایسے کریں گے تو امید ہے کہ یہ چیز جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے. یہ ایک گاؤں کی مثال میں نے دی ہے. اگر آپ کے پاس ایک صابن بنانے کی یونٹ سکسیس ہو گئی ہے، یا پھر آٹے کی چکی آپ ڈالے ہیں اور وہاں سے آٹا گیہوں کا آٹا جو ہے تیار کر کے آپ سپلائی کرنے والے بنے ہیں، تو یہاں سے پھر سپلائی دوسرے گاؤں میں مت کریے. آپ اگر آپ یہاں سے وہاں سپلائی کریں گے تو ٹریولنگ کاسٹ بڑھے گا، اس کے اوپر یہاں جو ریٹ سے ملتا ہے وہاں جا کر ریٹ چینج ہو جائے گا. تو آپ کیا کرنا ہے، اسی طریقے کی ایک یونٹ دوسرے گاؤں میں بھی شروع کریے. وہاں پر بھی کچھ لوگ امپلائمنٹ ہوگا، وہاں کے لوگ وہاں سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے، تو یہ جو بیچ کے لیئرز ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو ایسے مختلف یونٹ جو ہے ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں جو ہے آپ دھیرے دھیرے بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیے آج ہم آشیرواد آٹا استعمال کرتے ہیں گھروں میں، وہ بنتا کہیں ایک جگہ ہے لیکن پورے ہندوستان میں گھومتا ہے، تو سب کا اس کے اوپر مارجن ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم کو ایک آدمی پورا انکم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مختلف لوگ جو ہے مختلف طریقوں سے کولیبریشن میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں، سپورٹ میں ہم کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مختلف اس میں کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہے. ایک کیس اسٹڈی کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیزوں کو اگر آپ مزید غور کریں گے اور بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو مل سکتی ہیں.
नंबर 2, चूंकि उलमा मुझे बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे से जो फारिग हैं वो लोग इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो उनके लिए एक ये है कि आप में से अक्सर लोग जो है कहीं मस्जिद में इमामत करते होंगे या किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे। तो जी। तो आप लोग जो है मदरसे में पढ़ाने वाले हो सकते हैं या मस्जिद में इमामत करने वाले हो सकते हैं। तो आप लोग के लिए एक और मिसाल ये हो सकती है, आप जिस मस्जिद में इमामत करते होंगे या मौज़नियत करते होंगे, वहाँ के मुसल्ली आपसे कनेक्टेड है। आप उन मुसल्लियों के ज़रिए से ये कोशिश करिए कि उनका जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें महल्ले के लोगों का रिक्वायरमेंट है, वो कौन सी चीज़ है जो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी भी मैं एक मिसाल खाने खाने पीने वाली चीज़ों से ही देता हूँ। वो ये है कि आप जो है जो सब्ज़ी होती है, वो सब्ज़ी तो हर दिन हर कोई लेता है। तो अगर आप सब्ज़ी मंडी चले जाएँगे, वहाँ पर बल्क में सामान उठाकर लाएँगे, मुख्तलिफ 8-10 तरीकों की सब्ज़ी उठाकर लाइए और फजर बाद जो है मस्जिद के बाहर रखकर उसको बेचने की कोशिश करिए इनिशियल डेज में। तो इससे होगा ये कि जितने मुसल्ली नमाज के लिए आए हैं, वो कहीं और जाकर खरीदने के बजाय आपके यहाँ से ले लेंगे चीज़ें। तो वो जो मार्केट जाकर खरीदने की जो उनकी मेहनत है, वो खत्म हो जाएगी। आप कम से कम मार्जिन में उनको हेल्प करिए। तो ये एक आप मस्जिद के पास, घर के पास रहकर कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और हो सकता है, अक्सर लोग इस तरीके का काम करते हैं जो टोपी बेचते हैं, इतर बेचते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। ये एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है। मैं छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग को बोल रहा हूँ। ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल मिसालें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बड़े इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें अगर है, तो उसके लिए अलग से आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट का आपके पास वो है। जब मैं ऑर्गेनाइज़र से बात किया, तो उनसे मुझे पता यही चला कि लोग जो है अभी फ़ारिग हुए हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिसके ज़रिए से वो आसानी के साथ कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, कोई स्टार्टअप कर सकें। अगर आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा पैसा आपके पास मौजूद है, तो उसके लिए अलग से आइडियाज़ हो सकते हैं। उसके लिए अलग से चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वेरी लेस इन्वेस्टमेंट के साथ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो उलमाए कराम कर सकते हैं आज के दौर में, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ बनाइए आप लोग। ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाएँगे? वो आप जो है एसआईओ के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे अच्छे से एक बार मुलाकात कर लीजिए। उनके पास बना बनाया हुआ सिलेबस है। जो एसआईओ का मेंबर बनने के लिए उनके पास जो सिलेबस है, कुरानियात है, सीरत है, फिर फ़िक़्ह है, फिर इस्लामी लिटरेचर है, फिर तहरीकात वग़ैरह है। ये 5 डोमेन्स के अगर आप 2-2 किताबें सेलेक्ट कर लेंगे और वो किताबों का जो है आप डेली ऑनलाइन में लोगों को एंगेज करेंगे, उनके सामने ये एक कोर्स बन गया है। वो कोर्स को जो है आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उनको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। चूँकि आप उलमाए कराम हैं, मुफ्ती कराम हैं, आपके पास इस्लाम का इल्म है, आप ये चीज़ें पढ़कर बहुत अच्छे से उनके सामने पेश कर सकते हैं। लोगों को ये चीज़ें मतलब आज जो लोग जो हालात है, इन हालात में लोग इस्लाम को समझना, पढ़ना, ये तमाम चीज़ों में दिलचस्पी है। क्योंकि बच्चे भी जो स्कूल्स, कॉलेजेस जाने वाले हैं, क्योंकि आजकल कॉलेजेस वगैरह बंद है, लोग स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन ही क्लासेस उनकी हो रही हैं। तो ऑनलाइन के ज़रिए से 3 महीने का कोर्स बनाइए, 6 महीने का कोर्स बनाइए, 1 साल का कोर्स बनाइए और वो कोर्स पर जो है मिनिमम फ़ीस आप चार्ज करिए। ऑनलाइन के ज़रिए से, ज़ूम के ज़रिए से मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप जो है इस तरीके के कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि लोगों को जो इस्लाम से दूरी है, उसके करीब आप लाने की कोशिश करेंगे और जो कुछ भी जो है आपके सर्वाइवल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो भी जो है आपका फुलफिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। आखिर में एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने अ, एक आखिरी मिसाल मैं आपके सामने रखकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। वो ये है कि
आप किसी बिजनेस को जब देखते हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, मतलब मैं इसको कोई एक जैसे मैं सब्जी की बात किया हूँ, किराना शॉप की बात किया हूँ, एक कोर्स डेवलप करके उसको आगे बढ़ाने की बात किया हूँ। यहाँ पर कोई उस तरीके का वो नहीं, कोई भी बिजनेस हो सकता है, जो भी आपको इंटरेस्टेड वाला लगे। आपको लगेगा कि इसमें कुछ हमको फायदा हो सकता है या फिर इस तरीके की चीजों में हम मेहनत कर सकते हैं, हमारे पास वो सलाहियत है, तो आप वो पर्टिकुलर बिजनेस को आइडेंटिफाई करिए, उसके एक्सपर्ट से आप मशवरा लीजिए। मसलन इसमें एक ये हो सकता है, जैसे कपड़ों का कारोबार है, आप कपड़ों को होलसेल में लेकर आइए, आप जिस मुकाम पर रहते हैं, आप जहां पर रहते हैं, वहीं से उसको सेल करना शुरू करिए। ये जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये आप अपने घर के यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा शटर खरीदना है, उसके लिए एडवांस पेमेंट करना है, बड़ा डेकोरेशन करना है, ये बाद में करिए आप। इनिशियल लेवल पर आप पहले ट्रेडिंग करिए। इससे क्या होगा कि आपके पास इनकम जनरेट होना शुरू होगा। आप सर्वाइव होना शुरू होंगे। जब आप सर्वाइव होंगे, धीरे-धीरे आपके इनकम में इज़ाफ़ा होगा, तो वो इज़ाफ़े इनकम से आप बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश करिए। तो ये प्रोसेस में क्या होगा, आपका नेटवर्क बन जाएगा। माशरे में, समाज में आपका नेटवर्क बन जाएगा। ये नेटवर्क क्या है? ये कॉन्टैक्ट बेस, आपका जो कॉन्टैक्ट बेस है, ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क आपके बिज़नेस को लॉन्ग रन में करने के लिए बहुत सहूलत हो सकती है। उसकी मिसाल मैं आपको दूँगा। चेन्नई में हमारे एक दोस्त है, उनका कपड़ों का ही कारोबार है। वो उनके वालिद साहब की एक कपड़ों की दुकान थी, उस पर वो 2 भाई जो है जाकर उसमें काम करना शुरू किए, अपने वालिद साहब के साथ। तो कुछ दिन बाद वो लोग को अच्छा तजुर्बा हो गया। तो वो तजुर्बे से उन्होंने क्या किया है, हमारे पास 1 दुकान है और 3 लोग काम कर रहे हैं एक ही दुकान में, तो हम इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उसको बढ़ाने की कोशिश की। जब वहाँ भी अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो वो 1 दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान शुरू किए हैं। 1 काउंटर से 2 काउंटर उनके हो गए। तो जब 2 हो गए, 2 में भी अल्लाह के फ़ज़ल से उनको सक्सेस हुआ है, तो तीसरा, चौथा, 5वां उन्होंने शुरू किया। जब उनके पास 8 काउंटर्स शुरू हो गए, 8 अलग-अलग दुकानें, कपड़े स आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज रुक गई है। जी, 8 जो दुकानें उनके पास थी, 8 दुकानों में जो मुख्तलिफ जगह से वो प्रोडक्ट लाकर सेल कर रहे थे, तो वो दुकानों में उन्होंने क्या किया, अभी एक लेवल पे पहुँच गए वो। एक दुकान थी, 1 से 2 हो गई, 2 से 8 हो गए अभी उनके पास। तो वो 8 दुकानों के लिए मुख्तलिफ जगह से ये लोग होलसेल में सामान ला रहे और बेचने की कोशिश कर रहे। तो वो उन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, अपने नाम से, अपने ब्रांड से कोई एक प्रोडक्ट लाएँगे। तो वो अपना एक प्रोडक्शन शुरू किए, अपना एक ब्रांड लाने की कोशिश की। जब वो अपना ब्रांड लेकर आए हैं, तो वो कहाँ पर सेल करेंगे? वो सेल करने के लिए ऑलरेडी उनके पास 8 काउंटर रेडी है, 8 शॉप्स रेडी है। तो सबसे पहले वो अपने 8 शॉप्स में अपना माल डालने की कोशिश किए हैं। जब ये उसमें रखने की कोशिश किए हैं, तो वो जो सोसाइटी में, मार्केट में और भी कपड़ों के शॉप वाले लोग हैं, तो वो लोग बोले कि ये बहुत अच्छा है, इससे तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमको भी सेल करना है। तो ये जो इनका जो प्रोडक्शन यूनिट था, वहाँ से सिर्फ़ इनके ही दुकानों में नहीं बल्कि मस्जिद बाहर की दुकानों में भी इन्होंने सेल करने की कोशिश की है। तो इससे ये जो है अभी होलसेल डीलर्स हो गए हैं। ये कपड़ा सप्लाई करने वाले हो गए हैं। अब 8 से जाकर उनके 13 शॉप्स हो गए। एक प्रोडक्ट पहले उन्होंने प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, आज मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो ला रहे हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया, जो शुरू में मैंने आपको बताया है, पहले वो अपना कॉन्टैक्ट बेस बनाए हैं, अपना नेटवर्क बनाए हैं। इन जनरल लोग क्या करते हैं, ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम है। कैपिटलिस्टिक सिस्टम में क्या होता है, लोग पहले पैसा जमा करेंगे, यहाँ से वहां से कर्जा लाएंगे, लोन लेंगे, बैंक से पैसा उठाएंगे, वहां से ये लेंगे, वहां से वो लेंगे। जब पैसा उनके पास आता है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करेंगे उसकी मार्केटिंग के लिए। उसके बावजूद भी उनका सेल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो जो है परेशान होंगे कि वो कर्जे में डूब गए, फलां हो गए, ये तमाम मसाइल होते हैं। ये एक तरीका है बिज़नेस को डेवलप करना। हो सकता है जिसके पास पैसा होगा तो वो करेंगे इस तरीके का, लेकिन जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करें। पहले कस्टमर बेस बनाएँ, कॉन्टैक्ट बनाएँ, फिर कस्टमर बेस बनाएँ, नेटवर्क बनाएँ, फिर जो है आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करिए। तो इसके ज़रिए से आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा
اور उस जितना कम आप मार्जिन रखेंगे उतना ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। अच्छी क्वालिटी की चीज हो, कम मार्जिन हो, तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे और बिजनेस में आप जो है अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल है हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। उम्मीद है जो केस स्टडीज, जो चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की गई है, आप लोग जो है उस पर गौर करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जिसके जरिए से हम अपने माशी हालात को भी बेहतर बनाएंगे। और हलाल रिस्क कमाना, पैसा कमाना कोई ऐब नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कुरान में जहां जहां पर भी ज़कात का जिक्र आया है, नमाज के साथ जहां पर भी ज़कात का जिक्र आया, ज़कात कौन देगा? ज़कात किसके ऊपर वाजिब है, किसके ऊपर फर्ज है ज़कात? उसी के ऊपर ज़कात फर्ज है जो पैसा कमाए और कम से कम 1 साल तक के लिए उसको सेव करके रखे। 1 साल तक कौन सेव कर सकता है? जो बेसिक एसेंशियल्स को फुलफिल करने के बाद जिसके पास सेविंग्स है, वो सेविंग्स के ऊपर ही ज़कात निकाल सकते हैं। तो ज़कात का जितने मर्तबा कुरान में तज़किरा किया गया है, इसका मतलब है कि आप पैसा कमा सकते हैं। ये गलत तासुर हमारे दरमियान में दिया गया है कि हम कम कमाएँगे, कम खाएँगे, कम पिएँगे। इसका मतलब, कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लग्ज़रियस वाली चीज़ों में आप अपना पैसा लगाएँगे। आपको याद होगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे सहाबी बैठे हुए थे। एक सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही कर कहा है कि अल्लाह ए फलां, आप जो है जन्नत, यहाँ पर जितने लोग बैठ के हैं, इन तमाम में से आप सबसे आखिर में जन्नत में जाओगे। तो वो परेशान हो गए। जन्नत में नहीं जाएँगे नहीं कहा है, आखिर में जन्नत में जाएँगे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इनमें से आखिर में आप जन्नत में जाएँगे। तो उन्होंने मालूम किया कि अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों कहा मेरे ताल्लुक से? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं, तो आपको हिसाब देते-देते में टाइम लग जाएगा। तो फौरी तौर पर घर गए, अपना पूरा माल लाकर अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। तो ये जो जज़्बा है हमारे पास, जो पैसा कमाना है, पैसा कमाना सिर्फ़ हमारी लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए, आज मेरे पास साइकिल होगी तो कल गाड़ी आएगी, फिर कार आएगी, वो रिक्वायर्ड अगर आपको है तो उसका भी इस्तेमाल आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप साइकिल पे ही ज़िंदगी गुज़ारें। जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ है उसको फुलफ़िल करिए। उसके बाद जितना ज़्यादा आपके पास होगा, वो अल्लाह की राह में खर्च करिए। जो इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए उनको मसला है, उनको उठाने की कोशिश करिए, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करिए। आप जिस बिज़नेस से कमाकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें दूसरे लोगों को एंगेज करने की कोशिश करिए, उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए। तो ये जो हम कमाएँगे, तो कमाने का मकसद ये है कि हम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को अपलिफ्ट करने की कोशिश हम करेंगे। तो इसके नतीजे में होगा ये कि आज जो अमीर तर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये इसको जो है हम अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको खत्म करके सबको बराबरी की तरफ भी हम लाने की कोशिश कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हम तब्दीली नहीं लाएँगे, बल्कि जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, वहाँ पर अगर हम तब्दीली लाएँगे, इसका इम्पैक्ट पूरे समाज में पड़ेगा, पूरे माशरे में पड़ेगा, आपके पूरे लखनऊ में पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो पूरी दुनिया में भी जो है आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, हम जितना कमाएँगे, उतना ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा हम देने वाले बनेंगे। ये नीयत से हम बिज़नेस फ़ील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद भी करेगा और हम हमारी कमाई में जो है बरकत भी देगा। और अक्सर हमको ये बार-बार जो दुआ हम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत अता फ़रमा, कमाई में बरकत अता फ़रमा, करना चाहिए ये दुआ भी। लेकिन ये दुआ से बेहतरीन जो दुआ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर करते थे, वो दुआ ये है कि ऐ अल्लाह, मेरे वक़्त में बरकत अता फ़रमा। किसी के पास अगर वक़्त है, तो वक़्त में जो 4 घंटे का काम है, वो 2 घंटे में कर लेगा। जो 10 घंटे का काम है, वो 5 घंटे में अल्लाह ताला करा देगा। तो ये वक़्त में जो बरकत है, वक़्त में बरकत होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँगे। तो ये दुआ हमको करना है। दूसरी जो चीज़ ये तिजारत, ये क्यों करना है, इसकी अहमियत वग़ैरह तो आपको मालूम होगी। इसका भी जो वाक़या अल्लाह के रसूल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत से हमको मिलता है, कि वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत नसीब करे। अगर शहादत की मौत नसीब नहीं करता है, तो कम से कम मुझे, मैं जब तिजारत के लिए सफ़र करूँगा, उस वक़्त मेरी मौत आ जाए। तो उनके साथ जो दीगर उनके साथी थे, उन्होंने पूछा कि अल्लाह के उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ऐसा क्यों कहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या आपने नहीं सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो फ़र्द अपने
वालिदैन को, बीवी बच्चों को हलाल रिस्क के लिए जिद्दोजहद करता है और उसके लिए स्ट्रगल करता है, तो उस हालात में अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो वो जो है शहादत का मर्तबा पाएगा। जो हलाल रिस्क के लिए जिद्दोजहद करता है, हलाल रिस्क के लिए जिद्दोजहद करते हुए वो अल्लाह के दरबार में पहुंच जाता है, उसको भी जो है शहादत का मर्तबा है। तो ये दुआ उमर रज़ी अल्लाह तआला करते थे, या तो हमको जंग में शहीद कर या फिर तिजारत, हलाल तिजारत कमाते हुए अल्लाह ताला हमारी जान ले ले। तो ये इसकी अहमियत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए और हलाल रिस्क कमाकर अपने फैमिली को भी, अपने समाज को भी, अपने रिश्तेदारों को भी और यहाँ के हिंदुस्तान में यहाँ के हिंदुस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले बने। जब हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले बनेंगे, तो आज जो लोग हमको फलाने मुल्क चले जाइए, फलाने मुल्क चले जाइए कह रहे हैं, वो ये कहना भी बंद कर देंगे। क्योंकि आज हम एक एसेट जैसा वो फील कर रहे हैं, लायबिलिटी जैसा फील कर रहे हैं, हम एसेट बनकर उनको दिखाएं, हम यहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले बने। तो उम्मीद है कि यहाँ के वो हालात भी तब्दील होंगे और उसके जरिए से हम यहाँ पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजहरुद्दीन साहब का, और बहुत ही निहायत मुफीद बातें आई हैं, और ये सिर्फ मेरे ख्याल से ज़बानी नहीं है, बल्कि इसको ग्राउंड लेवल पे लोगों ने किया है और आज भी कर रहे हैं। और माशाल्लाह के स्टडी भी बहुत सारे लोगों की आई है, और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हकीकी बिजनेस क्या है या तिजारत का हकीकी मकसद क्या है, इसको बहुत ही शानदार अंदाज में बयान किया है। और अभी जो है एक सवाल मैंने किया था अजहरुद्दीन भाई से, वो ये है कि कोर्स के ऐड को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, इसके सिलसिले में थोड़ा सा रहनुमाई करें। जी जी, सुना नहीं भाई। कोर्स के ऐड को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? कोर्स के ऐड को कैसे प्रमोट करते हैं? हाँ, देखिए, आप सिंपल, इसमें कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है मार्केटिंग का। आप ठीक है, अगर आप घर के पास जी, अगर आप घर के पास ट्यूशन शुरू करते हैं, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप क्या करेंगे? अतराफ के बच्चों को मिलेंगे, उनके वालिदैन से मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि हम इस तरीके से शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ये कोर्स की ये फीस होगी, फला होगी, ऐसे हम बोलेंगे। ट्यूशन की ये फीस है, ऐसे बोलेंगे। तो उसी तरीके से अब भी आप ऐसे ही करिए, लेकिन चूंकि एक जगह जमा होकर करना थोड़ा मुश्किल है। बाज़ गाँवों में हो सकता है जहाँ पर हालात अच्छे हैं, कोविड के मसाइल नहीं है, पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए वहाँ पर 10-12 बच्चों को आप जमा करके फिजिकल भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप मस्जिदों को टारगेट बनाइए, बड़ी खुली मस्जिद होती है, वहाँ पर एट ए टाइम फजर के बाद हम सिर्फ 10 बच्चों को कोर्स पढ़ाएंगे, ज़ोहर के बाद 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, मगरिब के बाद सिर्फ 10 बच्चों को पढ़ाएंगे। तो दिन में 30 बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो बहुत आपका कामयाब कोर्स होगा। अगर आप फिजिकल नहीं होकर ऑनलाइन करना चाहते हैं, इन्हीं लोगों को बोलिए कि आप घर के मोबाइल से ऑनलाइन से कनेक्ट हो जाइए। चूंकि बाज़ गाँव में या फिर कुछ इलाकों में ऐसा हो सकता है कि बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन कनेक्टिविटी का मसला है, तो वैसी जगह फिजिकल कर सकते हैं, बाज़ जगह आप ऑनलाइन करिए, या फिर आपका सोशल मीडिया को इस्तेमाल करिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, फेसबुक पर डालिए, ट्विटर पर डालिए। दूसरे मकामात के लोग भी ऑनलाइन रखेंगे तो कनेक्ट हो सकते हैं वो, और जब वो कनेक्ट होंगे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप जो भी फीस रखेंगे, 200, 400, 500 जो भी आप 3 महीने के लिए एक फीस होगी, 6 महीने के लिए एक साल के लिए एक, वो फीस जो है आप गूगल पे वगैरह से या फिर आपका अकाउंट देकर उसमें ले लीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप अपना कोर्स डिलीवर करिए। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अपने सर्किल में अपने दोस्त अहबाब को बोलिए, तो इस तरीके से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं आसानी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी पार्टिसिपेंट का और कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। SIO के कोर्स के बारे में आपने कहा कि उनका सिलेबस पहले से मुनज़्ज़म है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उस सिलेबस को कैसे देख सकते हैं? जी, आप लोग नबील भाई से या राशिद भाई है और भी जो अली भाई है,
वो लोग से कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह वो लोग प्रोवाइड करेंगे आप। अगर चैट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें नबील भाई, जी हम लोग मैं आपकी नंबर शेयर टाइमिंग का ख्याल रखते हुए आपसे कांटेक्ट करेंगे। जी नंबर में शेयर कर दे रहा हूँ अभी जी चैट बॉक्स में, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह उसकी तरफ रहनुमाई की जाएगी। और कोई क्वेश्चन? एक सवाल ऐसे है कि कोई भी तजारत करने के लिए कम से कम 20 से 30 हज़ार की ज़रूरत होगी, तो अगर भाई थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि मतलब बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवालात आते हैं कि बिज़नेस करने के लिए जो है कम से कम जो है एक अमाउंट सोचते हैं स्पेसिफिक, जैसे 20,000 30,000, तो उससे कम या लिमिटेड जो है रिसोर्सेज में, वो भी एक इशू है, कैसे शुरू कर सकते हैं? ये मिसाल के तौर पे आप कोई कोर्स प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या पैसों की ज़रूरत है? आपको कई के लोगों के पास सिलेबस रेडी है, उसको ले लीजिए, किताबों का सेट भी उनके पास अवेलेबल होगा, वो भी ले लीजिए, और एक छोटा-मोटा मोबाइल में पोस्टर बना लीजिए और उसको सर्कुलेट करिए। कहाँ से आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है इसमें? हर काम आपका फ़ोन में हो जाएगा, पब्लिसिटी भी सोशल मीडिया पे होगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वक़्त का इन्वेस्टमेंट, ऐसे चीज़ें हो सकती है जहाँ पर नीचे लेवल पर आपको रिक्वायरमेंट हो सकता है, बहुत नॉमिनल होता है, बहुत कम होता है, मैं तो आपको लगेगा ही, तो वहाँ पर जो लगेगा। नबील भाई थोड़ा आपका माइक ऑफ करिए ना। जी जी, तो जैसे सब्जी की बात मैंने की है, तो दिन में कितने की सब्जी आप खरीदेंगे? 25-30 हज़ार की तो नहीं खरीदेंगे, 2-4 हज़ार रुपए की सब्जी खरीदेंगे। 2-4 हज़ार में तो अच्छी खासी सब्जी आती है, लाइए उसको सेल करिए। तो 2,000 की आप लाएंगे तो कम से कम आपको 2,500 मिलेंगे उसमें। तो 2,000 रुपये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका। अगर आप जैसे आटे की वो बात किए हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि थोड़ा आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, या इसमें ऐसे भी हो सकता है कि जैसे किराना की मैंने मिसाल दी है, तो आप लोग यहाँ से ऑर्डर लीजिए और वहाँ से ऑर्डर लाकर दे दीजिए। तो वहाँ से सामान लाएंगे, पहले उनसे कांटेक्ट बनाना है ना, तो कांटेक्ट आप बनाएंगे तो वो क्रेडिट पे भी आपको देंगे, आपको पैसा यहाँ से लेना है और यहाँ पहुँचाना है, तो उसमें जो आपका मार्जिन रहेगा वो आपको सेट कर लेना है उसमें बस। तो यहाँ पर भी पैसों का रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप सेकंड लेवल पर आएंगे, आपको कोई छोटी मोटी मतलब आप गेहूं खरीद कर उसको आटा बनाकर उसको पैकिंग कर कर लेकर जाना है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप 1 साल या 6 महीने जो मेहनत करेंगे, यहाँ आप लोगों से कांटेक्ट बनाएंगे, बड़े मार्केट से लाकर किराना शॉप्स में डिलीवर करेंगे, तो इसमें जब आप काम करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ मार्जिन मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। तो वो सोर्स ऑफ इनकम जो है पूरा आप खत्म तो नहीं करेंगे उसको, यहाँ की कुछ सेविंग्स होगी, वो सेविंग्स को आपके लॉन्ग रन के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे भी चीजें हो सकती है जहां पर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप लीजिए कहीं से, किसी दोस्त के साथ पास लीजिए, या इंटरेस्ट फ्री सोसाइटीज भी मौजूद होंगी यूपी वगैरह में, अलग अलग मुकाम पे, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, वो लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको रीपे करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तमाम लोग जो है ममनून और मशकूर हैं कि अपना कीमती समय जो है हम तमाम लोगों को दिया, और उम्मीद है कि आपकी इन तमाम बातों से जो है आगे भी लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। आपकी वीडियोज़ हम फेसबुक पे लाइव कर रहे थे, और इंशाल्लाह जो है रिकॉर्डिंग भी जिन साथियों को चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और बहुत ही ग्राउंड लेवल की चीज़ें भी आई हम तमाम लोगों के सामने कि मिनिमम लिमिटेड रिसोर्सेज में बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, और इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है बिज़नेस के सिलसिले में,
उस पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ों को देख करके बिज़नेस को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही मुफीद बातें थी, इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों को आने वाले समय में इसका फ़ायदा होगा। हम फिर से एक मरतबा आप तमाम लोगों को ममनून मशकूर हैं कि आप तमाम लोगों ने इस कीमती प्रोग्राम में शिरकत की और इसको जो है कामयाब बनाया।